चलो कौवे जल्दी करो, अब हमने अपना दाना पेट भरकर खा लिया है। अब हमें बच्चों के लिए लेकर जाना है, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे यह क्या बात कर दी तुमने चिड़िया, तुम ही अपने बच्चों के लिए दाना लेकर जाओ। मैंने तो अब पेट भर के खाना खाया है, अब मैं सुकून से यहाँ पर सोऊंगा। घर में हर वक्त सुंदरी की चकचक की वजह से मैं सुकून से सो भी नहीं पाता। लेकिन कालू भैया, यह तो हमारा फर्ज है। हम अपने बच्चों के लिए अगर दाना लेकर नहीं जाएंगे तो फिर उन्हें कौन देगा। चल चल चिड़िया, अब तू मुझे ज्यादा नसीहतें ना कर। जा, तेरे बच्चे भूखे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे। चल जा और मुझे सोने दे। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की यह बात सुनकर कुछ नहीं कहती। वह खामोशी से दाना लेकर अपने बच्चों के लिए चली जाती है और कालू कौवा वहीं लेट के सो जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर आकर दाना अपने बच्चों को देती है और कहती है, ये लो बच्चों, दाना खा लो। अपने बच्चों को दाना खाते देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। उधर जग्गू अपनी माँ से कहता है, मम्मा पापा अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बेटे की बात सुनकर सुंदरी कौवी कहती है, अच्छा ठीक है जग्गू बेटा, मैं जरा टुनटुनी चिड़िया से तुम्हारे पापा का पता करके आती हूँ। वो भी उसी के साथ गया था दाना लेने। यह कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की तरफ जाती है। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास आती है और उसे कहती है, अरे टुनटुनी, तूने कालू को कहीं देखा है? वो भी तो तुम्हारे साथ ही दाना लेने गया था। मेरा बेटा जग्गू बहुत भूखा है और कालू अभी तक दाना लेकर नहीं लौटा। टुनटुनी चिड़िया उसे कहती है, अरे सुंदरी बहन, मैं और कालू इकट्ठे ही गए थे दाना लेने, लेकिन मैं दाना लेकर घर लौट आई और वो वहीं दाना खाकर जंगल में सो गया है। सुंदरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। सुंदरी कौवी कालू कौवे को ढूंढने जंगल की तरफ उड़ जाती है। सुंदरी वहां पहुंचती है तो देखती है कालू कौवा आराम से गहरी नींद सो रहा है। वह आगे बढ़ती है और जोर से उसे उठाने लगती है। कालू, अरे कालू उठो, जग्गू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुंदरी की आवाज सुनकर कालू कौवा एकदम से उठता है और उस पर चिल्लाने लगता है, सुंदरी क्या है, तुम यहाँ भी पहुँच गई हो? मुझे सोने ही नहीं देती। जाओ यहाँ से, अब दोबारा यहाँ मत आना। सुंदरी कौवी मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, अरे चिड़िया चिड़िया, तुम मुझे थोड़ा सा सूखा दाना ही दे दो, मैं अपने बेटे जग्गू को वो दे देती हूँ। वो सुबह से भूखा है। एक माँ के लिए इससे बड़ी आजमाइश क्या होगी कि उसका बेटा सुबह से भूखा है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। प्लीज मुझे थोड़े से दाने दे दो। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी की बात सुनकर उसे कहती है, अरे सुंदरी बहन, आप ऐसे क्यों शर्मिंदा कह रही हैं मुझे? मैं अभी दाना लेकर आती हूँ, आप उसे जग्गू को दे दीजिए। जग्गू भी मुझे अपने कुकू और सुनहरी की तरह ही प्यारा है। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को दाने दे देती है और सुंदरी कौवी वो दाना लेकर चली जाती है। अगले दिन सारे परिंदे आपस में बैठे हुए थे कि तोते ने उन्हें बताया, अरे क्या तुम लोगों ने नहीं सुना कि आज रात को हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इस तूफान की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आने वाली है। पता नहीं हमारे घोंसले, हम और हमारे बच्चे इस तूफान का मुकाबला कर भी सकेंगे या नहीं। मेरा तो यही मशवरा है कि आज रात हम दूसरे जंगल चले जाते हैं ताकि इस तूफान से बच सके। सभी पक्षी तोते की बात से सहमति जताते हैं, लेकिन सुंदरी कौवी कहती है, अरे तुम्हें तो कालू का पता है, मुझे नहीं। वह जाने देगा यहाँ से। लेकिन टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को समझाती है और उसे कहती है, अरे सुंदरी, ये तो अब तुमने फैसला करना है। कालू का क्या है, वो तो कभी अपने होश में होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, हमने अपने बच्चों को बचाना है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हम सब तुम्हें लेने आएंगे और फिर इकट्ठे ही दूसरे जंगल की ओर जाएंगे। अब चलते हैं और जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान पैक कर लेते हैं। यह कहकर सभी परिंदे वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया, कबूतर और तोता सुंदरी कौवी को लेने आ जाते हैं। चलो सुंदरी जल्दी करो, हमें देर हो रही है, शाम होने ही वाली है और फिर इस जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हमें उससे पहले पहले दूसरे जंगल पहुंचना है। लेकिन कालू कौवा उनकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और सुंदरी कौवी से कहता है, अरे सुंदरी, तू कहीं नहीं जाएगी, ना ही तुझे कहीं मैं जग्गू को लेकर जाने दूंगा। कोई तूफान नहीं आने वाला, यहीं रहो। लेकिन सुंदरी कौवी कालू कौवे को बहुत समझाती है कि हमें जाने दो, लेकिन कालू कौवा नहीं मानता। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कौवे चलो हमारे साथ, वरना इस तूफान का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे और मारे जाओगे। लेकिन कालू कौवा नहीं मानता। फिर गौरी कौवी अपने बेटे के लिए एक फैसला लेती है और कालू कौवे से कहती है, तुमने नहीं जाना तो मत जाओ, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ।
फिर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी, चिड़िया चलो जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। मैं अपने बेटे को इस तूफान से मरता नहीं देख सकती। फिर वह सभी दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं और मिलजुल कर घोंसले बनाने के बाद हंसी मजाक करते अपने अपने घोंसलों में लेट जाते हैं। उस रात जंगल में बहुत तेज बारिश और तूफान आता है, जिसकी वजह से कालू कौवे का घर भी टूटकर गिर जाता है और वह तेज हवा और बारिश से टकराता टकराता एक कांटेदार पेड़ में फंस जाता है। वह चीखने लगता है और रोते रोते आवाजें लगाता है, कोई है जो मुझे बचाए, इस जंगल में तो मैं तूफान से मर जाऊंगा, कोई है तो मुझे बचाए। लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि सारे पक्षी दूसरे जंगल जा चुके थे। कालू कौवा अब पछताने लगता है और सोचता है, काश मैं सुंदरी की और टुनटुनी की बात मान लेता तो यहाँ पर मैं अकेला तकलीफ से तड़प ना रहा होता। काश मैं उनकी बात मान लेता तो मैं भी बच जाता। फिर कालू कौवा तेज तूफान और बारिश का मुकाबला करते करते थक गया और उसी पेड़ में फंसकर मर गया। नदी के किनारे कुछ छोटे गांव बसे थे। वहाँ हर दिन बाजार लगता था, जहाँ पर पंछियों की भीड़ लगी रहती थी। उन्हीं गांव में से एक गांव चंदनपुर भी था, जहाँ टुन्नू नाम का एक चिड़ा अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। पर कुछ दिनों से टुन्नू बहुत परेशान था, उसका ढाबा चल नहीं रहा था। टुनटुनी, हम रोजाना ढाबे पर मेहनत से खाना बनाते हैं, पर हमारे ढाबे पर अब आमदनी बहुत कम हो गई है। पता नहीं चंदनपुर गांव के ज्यादातर पक्षी शहर जाकर बस रहे हैं। अब भगवान जाने हमारा ये ढाबे का काम कब तक चलेगा। चिंता मुझे भी हो रही है। आगे पिंकी की शादी करनी है। बंटी बेटा भी कह रहा था आगे की पढ़ाई वो शहर जाकर करना चाहता है। वो इस बारे में बात कर रहा था। टुन्नू टुनटुनी की सारी बातें बंटी कबूतर सुन लेता है। वो बहुत उदास हो जाता है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। माँ और बापू कितने परेशान हैं। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे उनकी तकलीफ कम हो जाए। वो बेचारे चिंता में कितने परेशान रहने लगे हैं। हमारा ढाबा बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। बंटी अभी खुद से बातें कर ही रहा था कि वहाँ नदी के किनारे एक बूढ़ा तोता अपनी नाव पर बैठा हुआ उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ। बंटी उस बूढ़े तोते को अपना सारा दुख बताता है, जिसे सुनकर बूढ़ा तोता उससे कहता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम आमदनी कर सकते हो। क्या तरीका है बाबा। देखो बेटा, तुम और तुम्हारे पिता अगर नाव में खाना बनाकर आसपास के गांव में जा जाकर बेचो तो तुम्हारी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि आसपास के सभी गांव में रोजाना बाजार लगता है और अच्छी खासी भीड़ रहती है। पर बाबा, हमारे पास नाव कहाँ से आएगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम नाव खरीद सके। नाव की चिंता तुम मत करो, मेरे पास ये नाव है। इस पर ढाबा खोलकर तुम मुझे इसका किराया दे दिया करो। वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं नाव नहीं चला पाता। ये तुम्हारे काम आ जाएगी। तुम्हें ये नाव देकर मुझे किराया मिलता रहेगा और मेरा गुजारा हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा बाबा। मैं अभी जाकर अपने बापू से इस बारे में बात करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी घर आता है और अपने पिता से इस बारे में बात करता है। बात तो सही है, पर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हमें कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी, मेहनत तो बहुत लगेगी। मुझे बंटी का तैरते हुए ढाबे का उपाय अच्छा लग रहा है। हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा। हमें बंटी बेटा की बात को मान लेना चाहिए। बापू, वैसे भी तो हमारा ढाबा चल नहीं रहा, एक बार ये भी करके देख लेते हैं। शायद भगवान की कृपा से हमारा नाव पर बना ढाबा चल पड़े। ठीक है, सब अगर यही चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। बंटी बेटा, तू मेरे साथ बाजार चल। हम नाव के ऊपर ढाबा बनाने का कुछ जरूरी सामान खरीद लाते हैं। टुन्नू और उसका परिवार मिलकर नाव पर ढाबा तैयार करते हैं। टुनटुनी और पिंकी तरह तरह के भोजन बनाकर तैयार करती हैं और सब कुछ उस बूढ़े तोता की नाव पे रख देते हैं। फिर वो एक गांव में खाना लेकर पहुंचते हैं। गांव के बाजार में पक्षी घूम रहे थे।
नदी किनारे नाव पर बना ढाबा देखकर पक्षी हैरान रह जाते हैं और वहाँ आकर खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, नाव पर ढाबा, ये तो बहुत बढ़िया और साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। भाई वैसे क्या क्या है खाने के लिए इस तैरते हुए ढाबे पर? हाँ, पनीर, बटर मसाला, मटर पनीर, पालक पनीर, रायता, दाल तड़का, दाल मखनी, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी और भी बहुत कुछ मिलेगा हमारे ढाबे पर, और वो भी सस्ते दामों पर गर्मा गर्म। हमारे ढाबे की स्पेशल थाली खाइए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लाओ भाई लाओ, फिर तो 2 थाली हमारी भी लगा दो भाई। टुन्नू के ढाबे का खाना खाकर सचमुच ग्राहक बहुत खुश हुए। टुन्नू उसके बाद दूसरे गांव के लिए अपनी नाव लेकर चल पड़ा। सुबह से शाम तक वो अपनी नाव को लेकर अलग अलग गांव में गया और उसने वहां अपने परिवार के साथ मिलकर खाना बेचा। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हो गई। टुनटुनी, सचमुच आज हमें 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। गांव में बनी हमारी होटल पर तो हफ्ते भर में भी इतनी कमाई नहीं होती थी। ये सब मेरे प्यारे बेटे बंटी के कारण ही हुआ है। हाँ बेटा बंटी, अब हम नाव पर ही खाना बनाकर बेचेंगे। बापू, आप ही तो कहते हो कड़ी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। अब हमें रोजाना कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हम और आमदनी कर सकें। वैसे भला हो उन बूढ़े बाबा का, उन्होंने हमारी इतनी सहायता की। आप एक काम करो, बंटी के साथ जाकर आज उन्हें किराया दे आओ। ठीक है टुनटुनी, तुम पिंकी के साथ घर जाओ, तब तक मैं उन बाबा को किराया देकर आता हूँ। बंटी टुन्नू के साथ उन बूढ़े बाबा को किराया देने चला जाता है। एक दिन उन्हीं के गांव में रहने वाला कालू नाम का एक कौआ टुन्नू की सफलता से जलता था। एक दिन टुन्नू जब बूढ़े तोता को किराया देकर आ रहा था, कालू से देख लेता है। टुन्नू इतना खुश कैसे हो सकता है? यह मेरे से अमीर हो सकता है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मुझे इस टुन्नू का कुछ करना ही होगा। एक दिन टुन्नू के जाने के बाद कालू उस बूढ़े तोता के पास गया और उनसे बोला, मैंने देखा है कि टुन्नू तुम्हें इस नाव का किराया बहुत कम देता है। अगर तुम और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें उससे दुगना किराया दे सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे दे सकते हो तो कल सुबह आना और मेरी नाव ले जाना। अगले दिन क्या बात है, यहाँ सबने भीड़ क्यों लगा रखी है? लाओ बाबा, मुझे अपनी नाव दे दो, मैं टुन्नू से ज्यादा किराया लेकर आया हूँ। अब तो आप सबको सबूत मिल गया, ये कालू कितना बेईमान है। हमारे गांव में रहकर ऐसे बेईमान पक्षी दूसरों के घरों को बर्बाद करते हैं। मुखिया जी, क्या आपको लगता है ऐसे बेईमान लोग हमारे गांव में होने चाहिए? क्या रे कालू, किसी की सफलता पर जलना क्या अच्छी बात है? तेरे जैसे कौओं को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। अभी के अभी इस गांव से भाग जा, या फिर इस गांव में रहना है तो सुधर जा, वरना अपने नौकरों से कहकर तुझे इस गांव से दूर फेंकवा दूंगा, समझा? नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। टुन्नू, मुझे माफ कर दो भाई, है मेरे से गलती हो गई थी। अगर आप इस गांव से मुझे निकाल दोगे तो मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? मैं आज के बाद टुन्नू को कभी तंग नहीं करूँगा। कालू सबसे माफी मांगता है। उस दिन के बाद टुन्नू और टुनटुनी को वो कभी भी तंग नहीं करता। नैनीताल के जंगल में सुंदरी कौवी और उसका बेटा कालू कौआ कद्दू की खेती करते थे और उसे शहर के बाजार में बेचा करते थे। महंगाई बढ़ जाने के कारण पक्षियों ने सब्जी खरीदना बंद कर दिया था। पहले सुंदरी कौवी के कद्दू चंद घंटों में ही बिक जाते थे, लेकिन अब तो सुबह से शाम तक बैठे रहने के बाद भी सुंदरी कौवी के कद्दू नहीं बिक पाते थे। देख रहा है ना बेटा, सुबह से सब्जी लेकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक एक भी सब्जी नहीं बिकी। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माँ, आजकल क्या हो गया है? पक्षियों ने सब्जी खरीदना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। हम तो अपने खेत में ताजी ताजी कद्दू उगाते हैं और फिर यहाँ बेचते हैं। अरे बेटा, वो बात नहीं, आजकल हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, तो सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं। शायद यही वजह है जिसके चलते आजकल ज्यादा सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी टूनी चिड़िया उनकी दुकान पर आती है। और कहो टूनी बहन, कौन सी सब्जी दे दूं? सारी सब्जियां ताजी हैं। ये कद्दू कैसा दे रही हो सुंदरी बहन? ज्यादा महंगा नहीं है टूनी बहन, बस 80 रुपए किलो है। बोलो कितना दे दूं? 80 रुपए किलो? और तुम कहती हो कि महंगी नहीं है, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा ही। मेरी बहू आज कद्दू की सब्जी खाने की जिद कर रही है। ऐसा करो, तुम मुझे 1 किलो कद्दू दे दो और ये लो आधे पैसे, बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगी।
सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से आधे पैसे लेकर उसे कद्दू दे देती है। टूनी अपने घर पहुंचती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है। टुनटुनी बहू, ये ले कद्दू, ये तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। तुझे पता है 80 रुपए किलो हो गए हैं ये। अब महंगी हो गई तो मैं क्या करूँ माँ जी? मुझे तो कद्दू खाना बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही कद्दू की सब्जी और उसका साग खाती हूँ। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन फिर से टुनटुनी किचन में जाती है और देखती है कि सारे कद्दू खत्म हो गए हैं। माँ जी, ओ माँ जी, सारे कद्दू खत्म हो गए। आप जल्दी से जाइए और कद्दू खरीद कर ले आओ। टुनटुनी, तुझे पता है ना कद्दू आजकल कितने महंगे मिल रहे हैं, फिर भी तू नहीं समझती। या तो तू कद्दू खाना छोड़ दे या कद्दू की खेती करना शुरू कर दे। माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? जाइए और जाकर जल्दी से सुंदरी आंटी के यहाँ से ताजे ताजे कद्दू खरीद कर ले आइए, चाहे वो जितने भी महंगे मिले। अच्छा, जा रही हूँ। टूनी चिड़िया कद्दू खरीदने जाती है। जब वो कद्दू के दाम सुनती है तो अपना सर पकड़ लेती है। बाप रे, इस कद्दू के दाम तो और बढ़ गए हैं। मैंने सोचा था कुछ कम हुए होंगे, लेकिन इसके दाम दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बहन, इतनी महंगी कद्दू खरीदना मेरे बस की बात नहीं। अगर तुम्हारे पास कद्दू के थोड़े से भी बीज हो तो मुझे दे दो। क्या मेरी बहन, इसके लिए तो तुम्हें बीज की दुकान पर जाना होगा, वही तुम्हें कद्दू के अच्छे बीज मिलेंगे। टूनी चिड़िया बीज की दुकान पर जाती है और वहाँ से कद्दू के बीज लेकर अपने घर आती है। माँ जी, आप तो कद्दू लाने गई थी, कहाँ है कद्दू? मैं कोई कद्दू वद्दू नहीं लाई, बहुत महंगे मिल रहे थे। ये ले पकड़ कद्दू के बीज और आंगन में बिखेर दे। कुछ ही दिनों में कद्दू के पौधे पर कद्दू लग जाएंगे, फिर जी भरकर खाती रहना। टुनटुनी चिड़िया कद्दू के बीज को आंगन में बिखेर देती है और फिर उसकी देखभाल करने लगती है। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और उन पर कद्दू लग जाते हैं। बहू, तूने तो कद्दू की बहुत अच्छी खेती की है। हाँ माँ जी, अब हमें महंगे कद्दू खरीदने की कोई जरूरत नहीं। मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी और सब्जियों के पौधे लगा दूँ। इस तरह सारी सब्जियाँ हमें घर में ही मिल जाएंगी और महंगी सब्जी खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया कद्दू की खेती के साथ साथ कुछ और सब्जियों के भी पौधे लगा देती है और उनकी खेती करने लगती है और फिर खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा शहर में नौकरी करता था। बारिश का मौसम था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति हरिया तोता से कहती है, आप तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। देख रहे हो ना कितनी तेज बारिश हो रही है और अपना घर कई जगह से टूट फूट गया है। समय रहते तुमने मरम्मत कर ली होती तो इस भयंकर बारिश में इस तरह भीगते हुए हमें रात काटनी नहीं पड़ती। सारे पक्षी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे हैं और एक हम हैं जो इतनी रात को जाग रहे हैं। अब मुझसे और नहीं रुका जा रहा है। चलो टुनटुनी चिड़िया के घर चलते हैं। उसका घर लकड़ी का है, वो हमें अपने घर में रहने देगी। कालू कौवा मुझसे नफरत करता है। तुम बेकार में डर रहे हो। अभी कल ही मैं उसके घर गई थी। उसका पति कालू किसी काम से दिल्ली गया हुआ है, महीने भर बाद आएगा। तब तो ठीक है, चलो टुनटुनी के घर चलते हैं। टूनी चिड़िया अपने पति हरिया तोता के साथ टुनटुनी के घर जाती है। टुनटुनी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, हमें तुमसे मदद चाहिए। हम ठंड से मरे जा रहे हैं, दरवाजा खोलो। क्या बात है टूनी बहन, इतनी रात गई तुम लोग यहाँ मेरे घर? जल्दी चलो घर के अंदर, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। टुनटुनी उन दोनों को चाय बनाकर देती है। ये लीजिए, आप लोग गर्मा गर्म चाय पीजिए और बताइए आप यहाँ मुझसे क्या मदद मांगने आई हैं? क्या बताऊं, मेरा घर जगह जगह से टूट गया है और बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। घर में रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, इसलिए हमने सोचा कुछ दिन आपके यहाँ गुजारें। बारिश का मौसम खत्म होते ही हम अपने घर की मरम्मत कर लेंगे। अच्छा तो ये बात है, आप मेरे घर में आराम से रह सकते हैं। अभी मेरे पति भी नहीं है,
टुनटुनी बहन, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की कौन सी बात है भाई साहब, हम पड़ोसी हैं। अगर पड़ोसी मुसीबत में एक दूसरे की काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। फिर सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। इधर टूनी चिड़िया और उसका पति काफी देर तक सोने के बाद जब जागते हैं तब हरिया तोता टूनी से कहता है, आज बहुत दिनों के बाद अच्छी नींद आई। काश टुनटुनी के घर जैसा अपना भी घर होता। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये घर अपना ही तो है। ये तो क्या बोल रही है, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तभी टुनटुनी भोजन लेकर घर आ जाती है। टूनी बहन दरवाजा खोलो, मैं भोजन लेकर आई हूँ। टुनटुनी तू चली जा यहाँ से, हमें आराम करने दे। ये तुम क्या कह रही हो टूनी बहन? ये घर मेरा है और तुम मुझे मेरे घर में आने से मना कर रही हो। ये घर तुम्हारा था लेकिन अब मेरा है। इतनी बारिश के मौसम में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ ऐसा न्याय मत करो। मैंने तुम्हें अपने घर में आसरा दिया और तुमने मुझे ही बेघर कर दिया। टुनटुनी रोती हुई जंगल में चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तभी टुनटुनी को उस जंगल में बड़े बड़े पंपकिन दिखाई देते हैं। ऐसा करती हूँ, मैं इस कद्दू में ही अपना घर बना लेती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया एक बड़े से कद्दू में अपना घर बना लेती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब शहर से टुनटुनी का पति घर वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी एक पंपकिन के घर में रह रही है। कालू कौवा टुनटुनी के पास जाता है। सुनिए जी, मैंने अपने पड़ोसियों की मदद की और उसी ने हमें बेघर कर दिया। तब मैंने बारिश से बचने के लिए कद्दू का घर बना लिया। मुझे माफ कर दो। कालू कौवा अपनी पत्नी की हिम्मत देखकर खुश होता है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी पंपकिन के घर में रहने लगते हैं। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मत बांधिए, मुझे छोड़ दीजिए। टूनी चिड़िया एक रस्सी से टुनटुनी चिड़िया को बांध रही है। टुनटुनी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही है लेकिन अपने आप को वो छुड़ा नहीं पा रही है। चुप, बिल्कुल चुप, ज्यादा बात मत कर, समझी? नहीं तो तेरा हाल भी उस पेड़ की तरह करेंगे। ये बोलकर टूनी ने टुनटुनी चिड़िया को अच्छी तरह से बांध दिया और एक कुल्हाड़ी लेकर बगीचे में कटहल के पेड़ की ओर चली गई और कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगी। पेड़ काटने की आवाज सुनकर टुनटुनी तड़पने लगी जैसे कि उस पेड़ के साथ उसका कोई रिश्ता हो और जोर जोर से चिल्लाकर पेड़ काटने के लिए मना करने लगी और रोने लगी। मत काटिए, मत काटिए उस कटहल के पेड़ को, मत काटिए। छोड़ दीजिए उस पेड़ को, मत काटिए। लेकिन वो पेड़ काट देती है और इधर टुनटुनी रोते रोते बेहोश हो जाती है। मगर उस कटहल के पेड़ के साथ टुनटुनी का क्या रिश्ता है? आखिर उसके साथ ये चिड़िया ऐसा क्यों कर रही है? इसमें गलती किसकी है? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। टुनटुनी के पिता का नाम टुन्नू लाल है लेकिन टूनी उसकी असली माँ नहीं है। टूनी उसकी सौतेली माँ है। उसकी असली माँ का नाम रानी था। टुनटुनी अपनी माँ और पिता के साथ खुशी खुशी रहती थी। रानी चिड़िया को बगीचे का बहुत शौक था। वो पूरा दिन बगीचे में रंग बिरंगे फूल उगाने में लगी रहती थी। टुनटुनी भी माँ के साथ बगीचे में काम करती थी। उस घर का आंगन हमेशा खिला खिला रहता था। एक दिन रानी चिड़िया बाजार से कटहल के पेड़ का बीज लाई और बगीचे में उसे लगा दिया। माँ, ये कौन सी पेड़ का बीज है? कटहल का बीज है बेटी। जब ये पेड़ बड़ा होगा तब इसमें बड़े बड़े कटहल पकेंगे और अगर तब मैं नहीं रही तो तुझे इस पेड़ को देखकर मेरी याद आएगी। ऐसा मत कहिए माँ, आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगी। वादा कीजिए। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। रानी चिड़िया टुनटुनी को गले लगा लेती है लेकिन तभी उसका सर चकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, आँखें खोलो। तभी टुन्नू लाल वहाँ पर आता है और रानी चिड़िया को अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ पता चलता है कि रानी को ब्रेन ट्यूमर है। वो ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रह सकती है। ये सुनकर टुनटुनी बहुत रोती है। उसके कुछ दिन बाद रानी चिड़िया की तबीयत और भी खराब होने लगती है।
एक दिन वो तड़प रही होती है और टुनटुनी उसके पास खड़ी होकर कहती है, माँ, आपने तो वादा किया था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, तो फिर क्यों जा रही हो माँ? मुझे भी ले चलो अपने साथ माँ, मत जाओ माँ, मत जाओ। ये सुनकर रानी चिड़िया मुस्कुराती हुई कहती है, मैं अपना वादा पूरा करूंगी बेटी, जरूर पूरा करूंगी। ये बोलते हुए रानी चिड़िया की आंखें बंद हो जाती है और रानी चिड़िया चल बसती है। टुनटुनी फूट फूट कर रोती है, मगर टुन्नूलाल नहीं रोता। वो खुश है कि वो दूसरी शादी कर सकता है। रानी चिड़िया का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके ठीक 2 दिन बाद टुन्नूलाल दूसरी शादी करके टूनी चिड़िया को घर ले आता है। ये क्या पिताजी, माँ को गए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और आपने दूसरी शादी कर ली। ए, चुप रह समझी, मुझे तुझसे परमिशन लेकर कुछ करना पड़ेगा क्या? बाप रे, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है तुम्हारी बेटी। इसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। टुनटुनी को समझ आ जाता है कि अब इस घर में उसका जीना हराम होने वाला है। घर के आंगन में जो फूल थे वो मुरझा जाते हैं, पूरा बगीचा सूख जाता है। बस एक छोटा सा कटहल का पेड़ मिट्टी से निकलने लगता है और उसके बाद टुनटुनी के ऊपर सौतेली माँ टूनी का अत्याचार शुरू होता है और एक गलती होने पर टूनी चिड़िया टुनटुनी को बहुत मारती है। इतना भी नहीं सीखा करमचली, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुझे, ये ले। माँ बचाओ, बचाओ माँ। टुनटुनी चिल्लाती तो रहती है मगर चिल्लाकर कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही बार टुन्नूलाल बीमार पड़ जाता है और उसका देहांत हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ए टुनटुनी, जा मेरा जूता साफ कर दे, मुझे बाजार जाना है, जा जल्दी कर, तू इसी काम के लायक है। ये सब सुनकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। वो चुपचाप टूनी के जूते साफ कर देती है और उसके बाद टूनी चिड़िया बहुत सारे बर्तन और कपड़े लाकर उसके सामने रख देती है और जल्द से जल्द साफ करने के लिए कहती है। इतने सारे काम करते करते टुनटुनी थक जाती है और थोड़ा आराम लेने के लिए बगीचे में जाती है। वो कटहल का पेड़ अभी बहुत बड़ा हो गया है। टुनटुनी उसके नीचे बैठती है और रोती रहती है। माँ, आप कहाँ चली गई माँ? आप अगर होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता माँ। तभी वहाँ पर रानी चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। बेटी, मैं तो यहीं पर हूँ बेटी। टुनटुनी चौंक जाती है, वो इधर उधर देखने लगती है। तभी वो आवाज फिर से सुनाई देती है। बेटी, इधर उधर मत देख, मैं इस पेड़ में ही हूँ। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं तुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, इसलिए मेरी आत्मा इस पेड़ के अंदर ही समा गई है। मैं इतने दिन से सब कुछ देख रही हूँ। टुनटुनी पेड़ को जकड़ लेती है। माँ, माँ आप यहाँ हो, मेरी माँ। तू चिंता मत कर बेटी, आज से सब कुछ मैं कर दूंगी। जाकर देख, तेरा सारा काम खत्म हो गया है। टुनटुनी जाकर देखती है कि सारे बर्तन साफ हैं, सारे कपड़े धुले हुए हैं। टुनटुनी तभी सौतेली माँ के पास जाती है और कहती है कि सारा काम खत्म हो गया है। टूनी आश्चर्यचकित हो जाती है। इतनी जल्दी काम कैसे खत्म हो सकता है? ठीक है, अब खाना बना ले। टुनटुनी रसोई में जाती है और देखती है कि खाना भी बनकर तैयार है। ऐसे ही चुटकी में उसका सारा काम हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं कुछ दिन से देख रही हूँ, ये टुनटुनी सभी काम इतनी जल्दी से कैसे कर रही है? टूनी चिड़िया टुनटुनी का पीछा करती है और देखती है कि टुनटुनी उस कटहल के पेड़ के पास जाकर पेड़ के साथ बातें कर रही है। इधर बर्तन और कपड़े अपने आप साफ हो जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। इसकी माँ तो सच में चुड़ैल निकली और ये पेड़ ही सारी समस्या की जड़ है ना। मैं आज ही उस पेड़ को काट दूंगी। ये बोलकर टूनी चिड़िया टुनटुनी को पकड़कर लाती है और टुनटुनी को रस्सी से बांधने लगती है। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मत बांधिए, मुझे छोड़ दीजिए। टूनी चिड़िया एक रस्सी से टुनटुनी चिड़िया को बांध रही है। टुनटुनी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन अपने आप को वो छुड़ा नहीं पा रही है। चुप, बिल्कुल चुप, ज्यादा बात मत कर, समझी? नहीं तो तेरा हाल भी उस पेड़ की तरह करेंगे। ये बोलकर टूनी ने टुनटुनी चिड़िया को अच्छी तरह से बांध दिया और एक कुल्हाड़ी लेकर बगीचे में कटहल के पेड़ की ओर चली गई और कुल्हाड़ी से पेड़
पेड़ काटने लगी। पेड़ काटने की आवाज सुनकर टुनटुनी तड़पने लगी, जैसे कि उस पेड़ के साथ उसका कोई रिश्ता हो, और जोर जोर से चिल्लाकर पेड़ काटने के लिए मना करने लगी और रोने लगी। मत काटिए उस कटहल के पेड़ को, मत काटिए, छोड़ दीजिए उस पेड़ को, मत काटिए। लेकिन वो पेड़ काट देती है और इधर टुनटुनी रोते रोते बेहोश हो जाती है। पेड़ काट कर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। उस पेड़ पर एक कटहल लगा हुआ था। टूनी उस कटहल को पेड़ से तोड़ती है और उस कटहल को काटती है। टुनटुनी को होश आ जाता है। टूनी कहती है, ये देख, तेरी माँ के लगाए हुए पेड़ को काट दिया। ये ले, तू भी इस कटहल से थोड़ा सा खा ले, इसके बाद तो तुझे और नहीं मिलेगा। टूनी टुनटुनी को थोड़ा सा कटहल खाने के लिए देती है। टुनटुनी वो खा लेती है। टूनी बाकी कटहल खाती है और उसके बाद उनके साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। दोनों का सर घूमने लगता है और एक चमत्कार हो जाता है। किसी जादुई शक्ति से उसकी सौतेली माँ मर जाती है। तभी वहाँ रानी चिड़िया की आत्मा प्रकट होती है और कहती है, ये अंदर से जहरीली थी, इसलिए कटहल इसके लिए जहर बन गया। और मेरी बेटी, तुम अंदर से खूबसूरत हो, इसलिए तुम खूबसूरत हो गई। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को अपनी सौतेली माँ से छुटकारा मिल गया और वो खुशी खुशी रहने लगी। रामपुर में कालू अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। कालू बहुत ही गरीब था। वो मजदूरी करता था और टुनटुनी पक्षियों के घरों में काम करती थी। उनके 2 बच्चे थे। एक दिन कालू को वो बीमार पड़ जाता है। कई दिन बीत जाने के बाद भी कालू की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। टूनी के पिताजी, मैं कहती हूँ किसी डॉक्टर के दिखा लो। कई दिन हो गए हैं, तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? तू तो एकदम पगली है, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे मैं कल ही सरकारी अस्पताल में जाकर अपना चेकअप करा लूँगा। अगले दिन टुनटुनी कालू कौवे के साथ अस्पताल जाती है। कालू का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताता है, इनके शरीर में खून की कमी हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप इन्हें समय समय पर देते रहिएगा। और हाँ, 1 महीने तक इन्हें आराम करना होगा। टुनटुनी दवा लेकर अपने पति के साथ घर जाती है। टुनटुनी, ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी लग रही हैं। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुम ठीक कह रही हो, ये दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। इतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैंने अपना मंगलसूत्र दुकानदार के पास गिरवी रख दिया है। जब पैसे आ जाएंगे तो मैं उसे छुड़ा लूंगी। अब तुम आराम करो, तब तक मैं भोजन बना लेती हूँ। माँ, मैंने भोजन बना दिया है, तुम पिताजी को खिला दो। ये तूने बहुत अच्छा किया टूनी। जा जल्दी से पिताजी के लिए भोजन लेकर आ। टूनी भोजन लाने रसोई में चली जाती है। तभी टुनटुनी की छोटी बेटी उससे पूछती है, माँ, पिताजी को क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, तेरे पिताजी के शरीर में खून की कमी है। वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, तो परेशान मत हो। टुनटुनी कालू कौवे को भोजन करा के दवा देती है। अब तुम आराम करो जी, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी काम पर भी नहीं जा रही थी। उसका सारा समय कालू की देखभाल में ही निकल जाता था। कालू की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। टूनी के पिताजी, आप हम लोगों को छोड़कर क्यों चले गए? मैं अकेली बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी? पिताजी, आप उठ जाइए। पिताजी, आप हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? टुनटुनी की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। एक दिन टूनी चिड़िया उससे कहती है, माँ, तुम कहो तो मैं आपकी जगह काम करने चली जाऊँ। घर में सारा राशन खत्म हो गया है। नहीं बेटा, मैं कल खुद ही काम पर चली जाऊंगी। अब कितने दिनों तक घर पर अकेली बैठी रहूंगी? अगले दिन टुनटुनी काम पर जाती है। अरे टुनटुनी, तू इतने दिनों तक कहाँ थी? मैंने तेरी जगह दूसरी नौकरानी रख ली है। ये ले तेरे पिछले महीने की पगार। टुनटुनी वापस अपने घर आ जाती है। माँ, तुम बहुत जल्दी आ गई। क्या करूँ बेटा, मालकिन ने मेरी जगह नई नौकरानी रख ली है। मैं सोच रही हूँ कल से जलेबी बनाकर बेचना शुरू कर दूँ। वैसे भी बारिश का मौसम है, इस मौसम में गर्मा गर्म जलेबी खाना सभी पसंद करते हैं। अगले दिन टुनटुनी एक स्कूल
बाहर जलेबी बेचना शुरू कर देती है। जलेबी वाली आंटी, मुझे छोटी छोटी दही के साथ गरम गरम जलेबी देना। अरे ओ कलवा, आ तू भी यहाँ आकर गर्मा गर्म जलेबी खा। आंटी की जलेबी बहुत ही स्वादिष्ट है। आंटी, मेरे दोस्त को दही के साथ जलेबी देना। स्कूल के बच्चे टुनटुनी की गर्मा गर्म जलेबी खाते और उसकी तारीफ करते। जलेबी की बिक्री देखकर टुनटुनी बहुत खुश थी। जल्द ही टुनटुनी सारी दही जलेबी बेचकर वापस घर चली जाती है। टूनी बेटा, मेरी जलेबी सारे पक्षियों को बहुत पसंद आई और जल्दी ही बिक गई। माँ, ऐसा करती हूँ, मैं भी कल से आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, तुझे मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं। तू अपनी और अपनी बहन की पढ़ाई पर ध्यान दे। कल से तुम लोग फिर से स्कूल जाना शुरू कर दो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया जलेबी बेचकर अपना और अपनी बेटियों का पेट पालने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। चंदनपुर नाम का खूबसूरत गांव एक छोटी सी नदी के किनारे था। वहाँ बंटी नाम का एक कबूतर अपनी माँ टुनटुनी के साथ रहता था। जब वो छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। आजा बेटा, नाश्ता कर ले और फिर स्कूल जा। देर हो रही है, मुझे भी कुछ करना है। ऐसे नहीं माँ, मैं इसे नहीं खाऊंगा। मुझे ये रूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। मैं तो दूध के साथ खाऊंगा। मुझे दूध भी चाहिए। बेटा, दूध हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा रुक, मैं अभी पड़ोस में सेठ के यहाँ जाकर देखती हूँ, उसके यहाँ दूध होता है। टुनटुनी सेठ के यहाँ जाती है और कहती है, भैया कालू, मेरे बंटी को दूध के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे एक गिलास दूध रोज दे दिया करो। उसके बदले में तुम्हें हमारा काम भी करना होगा। मुन्ने की माँ बीमार रहती है और हम बर्तन धोने के लिए एक बाई की तलाश कर रहे हैं। ऐसा करो, तुम दोपहर को मेरे बर्तन धो दिया करना और उसके बदले में मैं तुम्हें दूध और कुछ रुपये भी दूंगा। ठीक है भैया। इसी तरह जंगल में सबका एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा होता है। नगद रुपयों की बजाय सामान और काम करके काम चलाया जा सकता है। टुनटुनी दिन भर मजदूरी करती और जब मजदूरी नहीं मिलती तो जंगल में ही जिस किसी का काम मिलता तो कर लेती। तुम कितनी कमजोर हो गई हो माँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगा। मेरा राजा बेटा नौकरी करके रुपए लाएगा और मैं रानी की तरह बैठकर राज करूंगी। अच्छा माँ, मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। फिर टुनटुनी उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। बंटी कबूतर आराम से सो जाता था। किसी किसी दिन ऐसा होता कि खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो टुनटुनी खाना नहीं खाती और बस बंटी को ही खिला देती। माँ, मेरे साथ खाना खाओ। बेटा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं खाऊंगी ना तो बीमार हो जाऊंगी। खाने से तो और भी तकलीफ बढ़ जाएगी। बंटी कबूतर पानी लेने के लिए किचन में जाता है। जब वो दाल का भगोना खोलता है तो चौंक पड़ता है। अरे, ये तो बिल्कुल खाली है। अब समझा, माँ के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो कुछ था उसने मुझे खिला दिया और अपने लिए बहाना बना रही है ताकि मुझे पता न चले और मैं आराम से खा लूं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इन मुसीबतों के साथ बंटी बड़ा होता जाता है। उसकी शहर में नौकरी लग जाती है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया भी शहर में आकर कुछ दिन रहती है। बहू पिंकी उसका जीना हराम कर देती है। उस पर बहुत उल्टा सीधा आरोप लगाकर बंटी के कान भरती रहती है। मैं माँ को कितना समझाती रहती हूँ कि अच्छे कपड़े पहना करो, थोड़ा अच्छा रख रखाव रखा करो। आखिर आप एक अधिकारी हैं, आपसे मिलने वाले लोग आते हैं तो इन्हें देखकर कहते हैं कि आपने एक नौकरानी रखी हुई है। ये हमारी जानबूझकर बदनामी कराती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमारा स्टैंडर्ड है और ये उसको गिराने में लगी हुई है। इससे तो अच्छा है कि ये गाँव में जाकर रहें। माँ, गाँव में रहो, मैं आपका खर्चा भेज दिया करूँगा। बेटा, अगर मेरे रहने से तुम्हारी बदनामी होती है तो मैं गांव में रह लूंगी। मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूंगी? जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं कमा लिया करूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने गांव चली जाती है। अचानक एक दिन बंटी कबूतर बीमार होता है और अपना चेकअप कराता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पिंकी, मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं। अब मेरी जिंदगी का अंत समय आ गया है। डॉक्टर ने कहा है अगर तुरंत गुर्दा नहीं बदला गया तो मेरी मौत भी हो सकती है।
वो पूरी कोशिश करता है, रिश्तेदार, दोस्त, परिचित सबसे कहता है, लेकिन उसे गुर्दा कहीं नहीं मिलता, न ही कोई दान करता मिलता है। अचानक एक दिन गुमनाम दान करता उसको अपना गुर्दा दान कर देता है, जिससे उसका ऑपरेशन होता है। कुछ दिन बाद बंटी ठीक होकर अपने घर पर आ जाता है। उसकी पत्नी पिंकी उसे कहती है, देख लिया तुमने अपनी माँ का प्यार। दुनिया जहाँ के लोग आकर तुमको देख गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुमको देखने तक नहीं आई है। बंटी अब अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगा था। वो उसको कभी गांव में देखने नहीं जाता था। एक दिन गांव से उसके पड़ोसी हरिया काका का फोन आया। हेलो बंटी, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, मकान बंद है, यहाँ आकर देखो। बंटी जब वहाँ जाता है तो देखता है कि बंद घोंसले के भीतर उसकी माँ मरी पड़ी है। शायद उन्हें 5-6 दिन मरे हुए हो गए होंगे। वो बीमार हो गई थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो स्वाभिमानी थी। वो किसी का एहसान लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके गांव के कुछ पक्षियों ने कहा था कि तुम इधर उधर मारी फिरती हो, तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारी मदद नहीं करता, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी। बंटी कबूतर माँ का अंतिम संस्कार करके घर आता है तो पड़ोस के सभी पंछी जमा होते हैं और वो बंटी को धिक्कारने लगते हैं। बंटी, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे। तुम्हारी खातिर चाची ने पूरी जिंदगी मजदूरी की और अपने शरीर का खान पान का भी कभी कोई ध्यान नहीं रखा। तुम सब भूल गए। कौन इतना करता है? तुम्हारी पत्नी ने उन्हें शहर से लड़ झगड़ कर भगा दिया और कोई माँ होती तो तुमको देखने तक नहीं जाती, लेकिन उन्होंने तो अपना गुर्दा तक तुम्हें दे दिया। ये बात सुनकर बंटी को जैसे करंट लगा। क्या मुझको गुर्दा देने वाली मेरी माँ थी? तभी तो वो तुमको देखने नहीं जा सकी। उसने डॉक्टर से कह दिया था कि मेरे बेटे को मत बताना कि गुर्दा मैं दे रही हूँ, नहीं तो वो बेचारा मेरी कमजोर हालत को देखते हुए गुर्दा नहीं लेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक ठाक रहे। मेरा क्या है, मैं तो मरने को ही बैठी हूँ। बंटी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो बहुत पछता रहा था। ऐ भगवान, मैंने कैसा अनर्थ किया जिस माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उस माँ को अंतिम समय में अपने पास भी नहीं रख सका। उसे याद आया जब वो बचपन में अपनी माँ से कहता था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे कमा कर खिलाएगा, तो माँ कहती थी कि उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो रानी बनकर राज करेगी। अब बंटी बहुत पछता रहा था। वो जोर जोर से रो रहा था। माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अपने नालायक बेटे को माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने तो तुम्हें एक दमड़ी तक नहीं दी और तुमने फिर भी मेरे लिए जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने तेरे साथ दुश्मनों सा बर्ताव किया माँ, मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर दे। वो सर पटक पटक कर रो रहा था, लेकिन अब सिवाय पछताने के क्या हो सकता था। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी की शादी हुए अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। एक रात टुनटुनी अपनी सास सुंदरी कौवे के पास बैठी थी। माँ जी, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं बहू, तू जा, रात बहुत हो चुकी है। कालू तेरा इंतजार कर रहा होगा। अगर तू नहीं गई तो वो नाराज हो जाएगा, ठीक है? माँ जी, मैं जा रही हूँ, आप सो जाइए। कोई परेशानी हो तो मुझे आवाज लगा लेना। टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है। अजी सुनते हो, सो गई क्या? सो नहीं तो और क्या करूँ? तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। दिन भर घर के काम में लगी रहती हो और रात को माँ की सेवा करने लगती हो। मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय है ही नहीं। अरे बाप रे, आप मुझसे इतना नाराज हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था। कालू कौवा टुनटुनी की बातों का जवाब नहीं देता और सो जाता है। अगले दिन वो सुबह सुबह काम पर चला जाता है। माँ जी, ये कालू जी सुबह सुबह कहाँ चले गए? मैंने उन्हें पूरे घर में छान मारा पर वो कहीं नहीं मिले। आपने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है क्या? हाँ बहू, वो काम पर चला गया। उसे दफ्तर में कुछ जरूरी काम था। वैसे कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा था। कल रात तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? नहीं माँ जी, लड़ाई तो नहीं हुई, पर वो मुझसे थोड़े नाराज हैं।
बहू, तू हर समय मेरी सेवा में लगी रहती है, तू अपने पति पर भी ध्यान दिया कर। उधर कालू कौआ ऑफिस में बैठा था, तभी उसका बॉस कड़कनाथ सेठ वहाँ आता है। क्या बात है कालू, आज तुम्हारा मन काम करने में नहीं लग रहा है। घर में पत्नी से झगड़ा करके आए हो क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। तो ठीक है, अपना काम मन लगा कर करो। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। शाम को जब कालू अपने घर जाता है तो देखता है वहाँ टुनटुनी की सहेली पिंकी चिड़िया आई हुई है। ये कौन है टुनटुनी? मैंने इन्हें पहचाना नहीं। अरे जीजू, मैं टुनटुनी की सहेली हूँ और आपसे मुझे एक बहुत जरूरी काम है। कहिए, आपको मुझसे कौन सा जरूरी काम है? वो ऐसा है जीजू, मेरे पापा की एक फाइल आपके ऑफिस में अटकी पड़ी है, बस उस पर आपका सिग्नेचर चाहिए। वैसे तो ऑफिस के चक्कर मेरे पापा लगाते थे, लेकिन आज उनकी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है पिंकी जी, आपका काम हो जाएगा। आप कल मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलिए। कालू कौआ पिंकी की खूबसूरती और उसकी मीठी मीठी बातों का दीवाना हो गया था। अगले दिन पिंकी चिड़िया कालू के ऑफिस में जाती है और अपना काम करवा लेती है। इस तरह उन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। अब कालू कौआ जब भी ऑफिस से घर लौटता तो बहुत खुश होता था। उसे खुश देखकर टुनटुनी राहत की सांस लेती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पति के मन में कुछ और ही चल रहा है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, काफी दिन हो गए हम दोनों साथ में फिल्म देखने नहीं गए। अगर आपके पास समय हो तो आज हम लोग फिल्म देखने चलते हैं। मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है। वो टुनटुनी को डांट देता है और अगले ही दिन पिंकी चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है। ये तूने क्या किया कालू बेटा? अपनी ही पत्नी की सहेली को उसकी सौतन बनाकर घर ले आया। कालू जी, मैंने आपकी किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। अगर आपको मेरी किसी बात से दुख हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। और तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है ना? तुझे मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने को। चल हट, अब मैं तेरी कोई सहेली नहीं, तेरी सौतन हूँ। सौतन, जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से निकल। तू मुझे यहाँ से क्या निकालेगी? मैं खुद ऐसे पति के साथ रहना नहीं चाहती। टुनटुनी रोती हुई वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसकी सास सुंदरी भी उसके साथ चली जाती है और दोनों सास बहू अपना अलग घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगती